क्या क्या है मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, कैसे मैंने उन्हें चूज किया और आप अपनी एज और इनकम अनुसार कैसे म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो जब मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स का वीडियो बनाया था, जिसको आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, बहुत लोगों ने बोला कि म्यूचुअल फंड कौन कौन से अंकुर आप बता सकते हैं, तो हम उसको चूज करेंगे। सबसे पहले किसी और के म्यूचुअल फंड्स को खुद यूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि जो मेरे लिए काम करता है वो आपके लिए काम जरूरी नहीं है करेगा। मेरे रिस्क लेने की फितरत अलग है, आपकी अलग है। मेरे पैसे की एपेटाइट अलग है, आपकी अलग है। मेरी इनफ्लो एंड आउटफ्लो की नीड्स अलग हैं, आपकी अलग है। तो हर एक चीज पर्सनलाइज होती है। मैं इस वीडियो में जो म्यूचुअल फंड्स के नाम लूंगा, नंबर 1, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं अपना नाम बोलने के लिए। नंबर 2, ये प्लीज रिकमेंडेशन नहीं है, अपना होमवर्क करके ही इन म्यूचुअल फंड्स को चूज करिएगा या किसी और को चूज करिएगा। नंबर 3, बहुत जरूरी, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फॉर अ रीजन। आपकी एज, इनकम, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। ये दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मुझे कोई भी पैसा 3-5 साल में नहीं चाहिए, 10, 15, 20 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड होपफुली तब तक करता रहूंगा। तो स्मॉल कैप उस पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न हिस्टोरिकली देते आए हैं, तो होपफुली आगे भी देंगे। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, इसमें अगर आप देखेंगे XIRR, मतलब जिस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया है उस टाइम के अनुसार क्या क्या रिटर्न बने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एक एनुअलाइज रिटर्न क्या है, दैट इज अराउंड 32%। ये बेवकूफों जैसा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जिंदगी में होता नहीं है। ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप जो है वो 18 से 20% अगर आप बहुत लकी हैं एंड आपने बहुत लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, देंगे, विच इज नॉट बैड बाय द वे एट ऑल। आपका पैसा हर 3.5-4 साल में दुगना होगा। ये 32% तो अभी मार्केट एक अलग ही धंधाधुन हाई पे चल रही है, तो उसलिए है। बट टू गिव यू अ सेंस, इट इज गिविंग मी 31.99%। आप ये भी देखेंगे कि अभी मेरा PNL 20% है, मतलब मैंने 1 साल से अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है एंड दिस 20% हैज बीन एक्सट्रैपोलेटेड फॉर 32%, जो कि ऑफ कोर्स बेवकूफी है। दूसरा इज द HDFC स्मॉल कैप फंड। ये है अराउंड 40.69 XIRR। अगेन फालतू का रिटर्न, फालतू इन द सेंस बहुत ऑब्नॉक्शियसली हाई रिटर्न है, ये रियलिस्टिक नहीं है। लॉन्ग टर्म में 18 से 20% ही आएगा। स्मॉल कैप इनफैक्ट मेरी प्रेडिक्शन अगले 1-2 साल में मेजर करेक्शन से गुजरने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 to 3 years हैव बीन मैसिवली ब्लोटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट ना करें, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि एज और इनकम के अनुसार कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं रिस्क को। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, यू विल स्टैंड टू गेन अ लॉट। And then there is the Parag Parikh Flexi Cap Fund. This is usually considered one of the best funds to invest, क्योंकि ये ग्लोबल में भी इन्वेस्ट करता है, इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है, and so on. इसका you will see the XIRR is very reasonable, 20.91. And आप बोलेंगे ये तो बहुत कम है, पर ये कम है with reduced volatility, तो रिस्क भी अकॉर्डिंगली कम है and that's why रिटर्न भी relatively कम है। ये रिटर्न अगर मुझे 10 साल के लिए मिल जाए, मैं तो प्यार कर बैठूंगा पराग से भी और पारिक से भी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स कि 20% रिटर्न विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल की डबलिंग, विच मीन्स मोटा मोटा 15 साल के अंदर आपका पैसा 16 गुना के करीब बन चुका होगा, which is insanely high if you think about long term view. तो these are 3 म्यूचुअल फंड्स जो मैंने एक अकाउंट, ये अलग अलग अकाउंट्स हैं तो इसलिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। सो दिस इज वन। फिर आते हैं स्मॉल केस, बट एक्चुअली बाकी की म्यूचुअल फंड भी कवर कर देते हैं। फिर है ICICI प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड। अगर मैं ये दिखाऊं तो इसकी यार XIRR है नहीं, इसका क्या नहीं, इसका XIRR हाँ इसमें दिख नहीं रहा है, बट अगर आप देखेंगे 1 साल का रिटर्न 46.5 है, 5 साल का 30% के करीब है। अगेन क्वाइट क्रेजी and when you compare it with a lot of other things, but हाँ इसमें XIRR नहीं आ रहा। And then there is the Navi का Nifty 50 which invests in the top 50 companies of India। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये काफी चीप इंडेक्स है, इन द सेंस इसको खरीदने के लिए आपको बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। बाकी स्मॉल कैप्स में यूजुअली एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, इट्स अराउंड 1% और सो। तो आप उसी के हिसाब से देखेंगे whatever is your
कंसिडरेशन, मैं अपनी कंसिडरेशन भी बताऊंगा, एंड देन लेट्स गो टू स्मॉल केसेस। स्मॉल केसेस में मैं यूजुअली मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करता हूँ। मोमेंटम स्ट्रेटेजी क्या होती है कि इफ अ स्टॉक इज राइजिंग इन इट्स प्राइस, इट कंटिन्यूज टू राइज बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। तो एक थोड़ा सा मोमेंटम बना होता है कि क्योंकि वो एक रफ्तार से बढ़ रहा है तो थोड़ा और बढ़ेगा गिरने से पहले। तो वो जो थोड़ा और बढ़ेगा वाला पीरियड होता है ना, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। एज यू कैन इमेजिन, ये बहुत एक्टिव फंड होगा क्योंकि बहुत ही कम पीरियड के लिए वो बढ़ेगा बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलोइंग। तो हर वीक ये फंड चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ किस में इन्वेस्ट हो रहा है और क्यों इन्वेस्ट हो रहा है। सो आई एम इन्वेस्टेड इन 2 मोमेंटम स्ट्रेटजीज। एक है वीकेंड इन्वेस्टिंग का, इट्स कॉल्ड द MINF 10 मोमेंटम, और एक है कैपिटल माइंड का मोमेंटम। इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स, इसका XIRR इज 28.5 विच इज प्रीटी रीजनेबल। ये नवंबर 14, 2022 से इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने। कुछ लिक्विडेशन भी किया था क्योंकि होम लोन पे करना था वगैरह। एंड देन द लॉन्गर वन इज अप्रैल 19, 2021। इसका XIRR इज 27.8। तो ये बढ़िया है कि ऑलमोस्ट 3 साल के लिए ये मुझे ऑन एन एवरेज 28% रिटर्न दे चुका है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। एंड वी विल गो थ्रू why I picked them up. फिर एक स्मॉल केस है ग्रोथ एट अ फेयर प्राइस। मुझे काफी अच्छा लगा था क्योंकि दिस लाइक अ बैलेंस्ड फंड सो ऑन। इसका अगर आप देखेंगे तो 14.64 है, सो इट्स वेरी रीजनेबल, निफ्टी 50 के आसपास घूमता रहता है एंड विल गिव यू सम नाइस हैप्पी रिटर्न्स। जून 9th 2021 से किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 2.5 साल के करीब इट इज गिवन मी अबाउट 14.5% का रिटर्न। एंड देयर आर सम स्टॉक्स, ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे बहुत कम प्राइस के मैंने लिए हुए, इनफैक्ट कुछ तो इसमें EFT हैं। एंड ये मैं इसलिए लेता हूं ताकि मैं टेस्ट कर पाऊं अ थीसिस। सो आई यूजुअली डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। ये मैनकाइंड फार्मा का पापा को बड़ा अरमान था लेने का, वो फार्मा इंडस्ट्री के हैं, तो मतलब मैनकाइंड फार्मा लेना ठीक है, ले लिया था। बट द अदर्स आई ओनली बाय बिकॉज आई एम टेस्टिंग अ सर्टेन स्ट्रेटेजी। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करता हूँ। तो या तो वो म्यूचुअल फंड हो गए, या वो स्मॉल केसेस हो गए, या वो एक PMS या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो उसी के थ्रू इन्वेस्ट होता है। आई डोंट पिक स्टॉक्स क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ स्टॉक्स उठाने के लिए। सो प्लीज नेवर एवर फॉलो माई एडवाइस ऑन स्टॉक पिकिंग। जब मैंने स्टॉक पिक किए हैं, US स्टॉक्स लिए हैं या इंडियन स्टॉक्स भी लिए हैं, मैंने अपना हाथ ही चलाया है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what is the basis for me to pick up a mutual fund. 3 considerations. One, which is of course the return, and return over a long period of time. तो 1 साल का रिटर्न नहीं देखूंगा मैं, 3 साल का देखूंगा, 5 साल का देखूंगा, 10 साल का है तो वो भी देखूंगा, because that gives me a level of confidence. Number 2 is the AUM, मतलब assets under management. कितने लोग अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड में डालते हैं? बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत कम भी अच्छा नहीं है। So I'm looking for between 2,000 to say 25,000 or so crores, एंड उसके मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो यू नो कि उनकी प्राइस या उनके बेचने से ही प्राइसेस फ्लक्चुएट करना शुरू कर सकते हैं। मे हैपन, ऑफ कोर्स मे नॉट हैपन। स्मॉल कैप में ये बहुत होगा, क्योंकि स्मॉल कैप अगर बहुत ज्यादा एक रेशियो एक ही फंड में चला जाएगा, वो वैसी छोटी साइज की कंपनीज है, क्योंकि स्मॉल कैप की डेफिनेशन क्या है कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो स्मॉल है। तो इफ देयर इज अ सेलिंग प्रोसेस फॉर वट एवर रीजन, इट में थ्रो द प्राइस इवन फर्दर। तो इसलिए कोई भी बहुत बड़ा स्मॉल कैप मैं अवॉइड करूंगा, बट ऑफ कोर्स इट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी हार्ड थिंग, क्योंकि ज्यादातर वो बड़े ही होते हैं, खासकर लास्ट 2 सालों में स्मॉल कैप में बहुत पैसा गया। थर्ड, टोटल एक्सपेंस रेशियो, कितना खर्चा जा रहा है उस म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए। एक्सपेंस रेशियो इज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म्स, यूजुअली 0.5% to 1.5%, मैक्सिमम 2%। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो वो 99 रुपए आपके इन्वेस्ट करेंगे, 1 रुपए जो है वो अपना खर्चे पानी के लिए यूज करेंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। कुछ लोगों में एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड क्या, कि अगर आपने किसी पीरियड से पहले ये म्यूचुअल फंड बेच दिए, तो आपको उसके लिए एक पेनल्टी या एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। आई अवॉइड एनीथिंग दैट हैज एन एग्जिट लोड। मैक्सिमम मैं 1 साल का एग्जिट लोड लूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो जैसे पराग पारिक में अगर आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं, तो आपको शायद 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो 1 साल के बाद कोई लोड नहीं है, मतलब देयर इज नो पेनल्टी फॉर सेलिंग, लेकिन 1 साल के अंदर दे वुड डिस्करेज यू टू सेल। ये मेरे कंसिडरेशंस हैं टू गो फॉर द राइट म्यूचुअल फंड। नाउ इसी के चलते आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, गिवन योर एज एंड योर इनकम। इसको समझने के लिए हम 3 पैरामीटर्स ऑफ एज एंड 3 पैरामीटर्स ऑफ इनकम को लेते हैं।
आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं एंड आपकी इनकम साल की 3 लाख से कम है, 3 से 9 लाख के बीच में है एंड 9 लाख से ज्यादा है। इन 9 ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपनी 20s में हैं, जो आपका टोटल महीने का इन्वेस्टमेंट है उसमें 75% मोटा मोटा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपकी तनख्वाह 3 लाख से कम है। अगर 3 लाख और 9 लाख के बीच में है तो 75, अगर 9 लाख से ज्यादा है तो 80%। एंड इस अमाउंट में से कैसे उसको स्प्लिट करेंगे? निफ्टी 50 में, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो ये रिलेटिवली सेफ है क्योंकि टॉप 50 कंपनीज हैं तो मोटा मोटा अच्छी रहती हैं। ये यूजुअल सस्पेक्ट्स की, रिलायंस हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, वो सब। देन मिड कैप, भारत की जो मिड साइज कंपनीज हैं उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करना, एंड फिर स्मॉल कैप, जो भारत की सबसे स्मॉल साइज कंपनीज हैं उसके इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। तो अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 40 रुपए अगर 3 लाख से कम आपकी तनख्वाह है वो जानी चाहिए निफ्टी 50 में, 30 रुपए मिड कैप में एंड 30 रुपए स्मॉल कैप में। अगर आपकी तनख्वाह 3 से 9 लाख रुपए है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, मतलब आप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा एंड निफ्टी 50 में थोड़ा सा कम जा सकते हैं। तो वही 100 रुपए अब आप 30 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए के रेशियो में बांटेंगे, मतलब 30, 40 एंड 30%। एंड अगर आपकी तनख्वाह 9 लाख से ज्यादा है एंड आप अपने 20s में ही है तो आपके पास रिस्क लेने के लिए काफी ज्यादा एपेटाइट हो सकता है। तो आप 25% निफ्टी 50 में, 40% मिड कैप में एंड 35% स्मॉल कैप में डालेंगे। अब यही अगर आप अपने 30s में आ जाते हैं एंड यही सेम इनकम स्लैब्स 3 लाख, 3 से 9 लाख एंड 9 से ज्यादा। अब 30s में 3 लाख से कम कमाना सडनली काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि आपका नहीं, आपके परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी मोस्ट लाइकली। तो आप इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ये भी बिल्कुल मैक्सिमम। एंड उसमें भी ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 50 में। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली सेफर है। तो 70% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में से जाएगा निफ्टी 50 का, 25% जाएगा मिड कैप में और सिर्फ 5% जाएगा स्मॉल कैप में। हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते इस एज और इस इनकम के कॉम्बिनेशन पे। अगर 3 से 9 लाख रुपए है एंड आप अपने 30s में हैं तो 75% आप इक्विटीज में डाल सकते हैं, उसमें 60% निफ्टी 50, 30% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। एंड अगर आप अपने 30s में हैं एंड 9 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो यू आर इन अ गुड स्पॉट। 50% हम निफ्टी 50 में डालेंगे, 35% मिड कैप में एंड 15% स्मॉल कैप में, विद टोटल 75% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट गोइंग इनटू इक्विटी। अब अगर आप अपने 40s में आते हैं तो बहुत लोगों को लगे यार ये तो बूढ़े हो गए, वक्त खत्म हो गया है, अब इन्वेस्टिंग करने का क्या फायदा? गलत। आपके पास अभी भी 15 से 20 साल हैं बिफोर यू रिटायर, विच इज गुड इनफ टाइम फॉर यू टू बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस। 3 लाख से कम में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप 50% से ज्यादा इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे एंड उसमें भी 80% निफ्टी 50 में जाएगा, 20% मिड कैप में। स्मॉल कैप में डालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता एट दिस एज एंड इनकम कॉम्बिनेशन। 3 लाख और 9 लाख के बीच में अगर तनख्वाह है तो 60% हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से 75% निफ्टी 50, 25% मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी भी नहीं। एंड अगर आप 40 साल के हैं एंड 9 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो 70% इक्विटी में, उसमें भी 70% निफ्टी 50 एंड 30% मिड कैप, स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस कुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिस योर एज एंड योर इनकम। जैसे कि मैंने बताया, जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स के नाम लिए हैं वो रिकमेंडेशंस नहीं है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप प्लीज अपना होमवर्क करके ही वो चूज करिएगा। मैंने अपना क्राइटेरिया बताया कि मैं किस बेसिस पे अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करता हूं एंड मैं ज्यादा से ज्यादा अगर म्यूचुअल फंड हिल ना जाए या वो हाउस ही कहीं कोलैप्स ना हो जाए, मैं उनको चेंज नहीं करता हूं। सो I stick with them and I have stuck with them for a really long period. मैंने कुछ अपने सैंपल्स दिखाए, not the ones which are doing best, all of those। बाकी मैंने अपना पूरा पैसा PMS में इन्वेस्ट कर दिया है और of course in other assets which I have spoken about in my other videos. I hope this video gave you a sense कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। This is Ankur Warikoo signing off. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।